22 नवंबर 2025 की सुबह दिल्ली के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आमतौर पर जहां सुबह की हलचल, हंसी ठिठोली और क्लास के लिए भागती लड़कियों की आवाजें गूंजती थीं, वहां आज एक गहरा सन्नाटा था। हर कोई सहमा हुआ था, जैसे किसी अनहोनी का डर सबके दिलों में घर कर गया हो। कमरा नंबर 204 के बाहर लड़कियों की भीड़ थी। हर कोई एक दूसरे से सवाल कर रहा था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अंदर जूनियर छात्रा आकृति की लाश बिस्तर पर मिली थी। उसकी खुली आंखें जैसे किसी अनकहे डर को बयान कर रही थीं। आकृति कॉलेज की सबसे होनहार और खुशमिजाज छात्राओं में से एक थी, जिसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। यह खबर कॉलेज में आग की तरह फैल गई। हर ग्रुप में सिर्फ इसी घटना की चर्चा थी। किसी के पास पक्की जानकारी नहीं थी, लेकिन अफवाहें और डर दोनों तेजी से फैल रहे थे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपडेट डाल रहे थे, तो कुछ अपने घर वालों को फोन कर रहे थे। पढ़ाई लिखाई सब रुक गई। हर कोई सदमे में था। आखिर आकृति जैसी होनहार लड़की के साथ ऐसा कैसे हो गया? क्लासरूम खाली पड़े थे। किताबें और नोटबुक्स यूं ही खुली रह गई थीं। हॉस्टल के कॉमन रूम में लड़कियां चुपचाप बैठी थीं। किसी की आंखों में आंसू थे, तो कोई बस शून्य में ताक रही थी। तभी पुलिस की गाड़ियां हॉस्टल पहुंची। सायरन की आवाज से माहौल और भी भारी हो गया। पुलिस वालों के चेहरे पर गंभीरता थी और उनके साथ आई फोरेंसिक टीम ने सबको और डरा दिया। पुलिस ने हॉस्टल को सील कर दिया। फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने शुरू किए। हर कोने की जांच हो रही थी। कमरे के दरवाजे, खिड़कियां, बिस्तर, यहां तक कि आकृति की किताबें और मोबाइल फोन भी। हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देखा जा रहा था, ताकि कोई सुराग छूट न जाए। पहली नजर में कुछ भी साफ नहीं था। कमरा बंद, कोई जबरदस्ती का निशान नहीं और न ही कोई सीधा सुराग। सब कुछ अपनी जगह पर था, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की हो। पुलिस के लिए यह केस और भी पेचीदा हो गया था। यह घटना सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि उन हजारों माँ बाप के भरोसे पर सवाल थी, जो अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए भेजते हैं। हॉस्टल के बाहर माता पिता की भीड़ लग गई थी। हर कोई अपने बच्चे की सलामती की खबर चाहता था। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को गले लगाकर रो रहे थे, तो कुछ बस चुपचाप खड़े थे, आंखों में डर और बेचैनी लिए। अब सबकी निगाहें पुलिस पर थीं। कॉलेज प्रशासन, छात्र, माता पिता, हर कोई यही जानना चाहता था कि आकृति की मौत के पीछे आखिर सच क्या है। क्या यह आत्महत्या थी या फिर कोई साजिश? इस सवाल का जवाब पूरे कॉलेज को बेचैन कर रहा था, और दिल्ली के इस नामी कॉलेज का माहौल हमेशा के लिए बदल चुका था। केस इंस्पेक्टर निशांत राजपूत को सौंपा गया। एक ऐसा अफसर जो कम बोलता है, ज्यादा सुनता है और जिसकी नजरें हर छोटी बड़ी बात को पकड़ लेती हैं। निशांत के लिए पुलिस की वर्दी सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक मिशन थी। सच को उजागर करने का मिशन। वो हर केस की कहानी को ध्यान से पढ़ता है, हर फाइल के पन्नों के पीछे छुपे इशारों को समझने की कोशिश करता है। उसके लिए हर दस्तावेज, हर बयान एक सुराग की तरह है, जो उसे सच के करीब ले जाता है। निशांत ने हॉस्टल का मुआयना किया, वार्डन और स्टूडेंट्स से बात की और माहौल को समझने की कोशिश की। उसने हर कमरे, हर कोने को गौर से देखा। कहीं कोई चीज छूटी तो नहीं, कोई सुराग छुपा तो नहीं। उनके लिए यह सिर्फ मर्डर नहीं, एक जटिल पहेली थी। हर सवाल के पीछे कई और सवाल छुपे थे, और हर जवाब में एक नई गुत्थी। उन्होंने टीम को निर्देश दिए, हर किसी से अलग अलग, बिना दबाव के पूछताछ हो। निशांत जानता था कि दबाव में सच छुप जाता है, लेकिन सही माहौल में लोग खुद ब खुद बोलने लगते हैं। सच अक्सर घबराहट में बाहर आ जाता है। जब लोग डरते हैं तो उनकी आंखें, उनकी आवाज, उनके हाव भाव बहुत कुछ कह जाते हैं, जो शब्दों में नहीं होता। आकृति के दोस्तों, रूममेट और हॉस्टल स्टाफ की लिस्ट तैयार हुई। हर नाम के साथ एक कहानी जुड़ी थी। हर रिश्ते में एक राज छुपा था। हर कोई संदिग्ध था, जब तक बेगुनाही साबित न हो। कॉलेज का माहौल अचानक बदल गया था। जहां कल तक हंसी ठिठोली थी, वहां अब डर और बेचैनी थी। निशांत ने सबको दूर से भी देखा। कौन किससे बात कर रहा है, कौन चुप है, किसकी नजरें झुकी हैं। उसके लिए ये छोटी छोटी बातें भी सुराग थीं। निशांत की असली ताकत उसकी खामोशी थी। हर बयान, हर हरकत, हर सबूत उनके दिमाग में दर्ज हो रहा था। वो बिना बोले सबकी परतें खोल रहा था। अब जांच की असली शुरुआत थी। निशांत जानता था, सच तक पहुंचने के लिए उसे हर शक, हर डर, हर रिश्ते की परतें खोलनी होंगी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। शांति से, धैर्य से हर सुराग को जोड़ना।
निशांत ने आकृति के कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। कमरा बंद, खिड़की अंदर से लॉक, कोई जबरदस्ती का निशान नहीं। फोरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट्स उठाए, हर चीज की जांच की। स्टडी टेबल के पास पड़ी फटी प्रोजेक्ट फाइल ने ध्यान खींचा, कुछ पन्ने गायब थे। पुलिस को आकृति का मोबाइल फोन तकिए के नीचे मिला। अब उम्मीद थी कि इसमें कोई बड़ा सुराग छुपा हो। कमरे में कोई असामान्य निशान नहीं मिला। कातिल ने सफाई से काम किया था। फटी फाइल और बंद कमरा, दोनों बातें मेल नहीं खा रही थीं। निशांत समझ गए थे, यह केस जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। निशांत ने आकृति की रूममेट निहारिका से पूछताछ की। निहारिका विजिबली नर्वस थी, उसकी आंखों में डर और उलझन साफ झलक रही थी। पुलिस के सवालों का जवाब देते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, मानो वह किसी बड़े राज का बोझ उठा रही हो। इंटरोगेशन रूम की घड़ी की टिक टिक के बीच निहारिका ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। निहारिका ने बताया कि आकृति मेहनती और ईमानदार थी, गलत के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती थी। वह पढ़ाई में अव्वल थी और अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत पैशनेट थी। कॉलेज में उसकी छवि एक ऐसी लड़की की थी जो कभी भी किसी के दबाव में नहीं आती थी। निहारिका ने कहा, आकृति को अगर कुछ गलत लगता था तो वह खुलकर बोलती थी, चाहे सामने कोई भी हो। फटी फाइल के बारे में पूछने पर निहारिका ने बताया, वह आकृति के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की थी, जिसमें उसने महीनों की मेहनत लगाई थी। फाइल के पन्ने बुरी तरह फटे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाया हो। निहारिका ने कहा कि आकृति इस फाइल को लेकर बहुत परेशान थी और बार बार कह रही थी कि उसकी रिसर्च चोरी हो गई है, और आकृति ने आरोप लगाया था कि एक फैकल्टी मेंबर ने उसकी रिसर्च चुरा ली है। उसने निहारिका को बताया था कि एक प्रोफेसर ने उसके प्रोजेक्ट के आइडियाज अपने नाम से पेश कर दिए हैं। इस बात को लेकर आकृति और उस फैकल्टी मेंबर के बीच बहस भी हुई थी, जिसे कई स्टूडेंट्स ने देखा था। आकृति ने सबूत इकट्ठा कर लिए थे और डीन से मिलने वाली थी। उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स और प्रोजेक्ट के ड्राफ्ट्स संभाल कर रखे थे। निहारिका ने बताया कि आकृति ने कहा था, अब सच सबके सामने आएगा, लेकिन डीन से मिलने से पहले ही यह हादसा हो गया। निहारिका को नाम नहीं पता था, लेकिन आकृति बहुत गुस्से में थी। वह बार बार कह रही थी कि उसे इंसाफ चाहिए और वह हार नहीं मानेगी। निहारिका ने बताया कि आकृति ने किसी से फोन पर भी लंबी बहस की थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह कौन था। अब केस सिर्फ मर्डर नहीं, एकेडमिक फ्रॉड का भी था। पुलिस को समझ आ गया था कि आकृति की मौत के पीछे सिर्फ निजी दुश्मनी नहीं, बल्कि कॉलेज के भीतर चल रही गहरी साजिश भी हो सकती है। ये मामला अब कॉलेज की साख और सिस्टम पर भी सवाल उठा रहा था। पुलिस ने फैकल्टी लिस्ट मंगवाई, खासकर आकृति के डिपार्टमेंट की। हर उस प्रोफेसर का नाम नोट किया गया जो आकृति के प्रोजेक्ट से जुड़ा था या जिसने हाल ही में कोई नया रिसर्च पेपर सबमिट किया था। पुलिस ने उन सभी पर नजर रखनी शुरू कर दी। शक अब स्टूडेंट्स से हटकर स्टाफ की तरफ बढ़ गया था। किसी को अपनी चोरी पकड़े जाने का डर था। कॉलेज के स्टाफ रूम में खामोशी छा गई थी और हर कोई एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगा था। पुलिस को अब यकीन था कि इस केस की असली गुत्थी स्टाफ के बीच ही कहीं छुपी है। आकृति के मोबाइल की जांच में एक खास व्हाट्सएप चैट मिली, आर नाम के नंबर के साथ। बातचीत में आकृति ने रिसर्च चोरी का आरोप लगाया था। आखिरी मैसेज में आकृति ने लिखा था कि वह डीन से मिलकर सबूत पेश करेगी। इसके बाद आर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पुलिस ने आर की पहचान के लिए नंबर की डिटेल्स निकलवाई। फैकल्टी लिस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर रविकांत का नाम सामने आया। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। मोबाइल चैट, फटी फाइल, निहारिका का बयान। शक की सुई रविकांत पर थी, लेकिन अभी तक ठोस सबूत नहीं था। अब रविकांत से सीधी पूछताछ जरूरी थी। पुलिस ने रविकांत से पूछताछ शुरू की। रविकांत घबराया हुआ था, बार बार नजरें चुरा रहा था। उसने झूठ बोला कि उसकी आकृति से आखिरी बार क्लास में बात हुई थी, जबकि चैट पुलिस के पास थी। प्रोजेक्ट फाइल के सवाल पर रविकांत का चेहरा उतर गया। उसके गले पर ताजा खरोंच का निशान भी दिखा। रविकांत का व्यवहार, उसके झूठ और डर, सब कुछ उसी की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन गिरफ्तारी के लिए फिजिकल सबूत चाहिए था। अब उम्मीद फोरेंसिक रिपोर्ट पर थी। टीम ने रविकांत पर नजर रखने का आदेश दिया। फोरेंसिक रिपोर्ट आई। आकृति की मौत दम घुटने से हुई थी। सबसे अहम, उसके नाखूनों में पुरुष की त्वचा और खून के अंश मिले। यह डीएनए सबूत था। आकृति ने मरने से पहले कातिल को नोचा था। अब पुलिस के पास कातिल का डीएनए था।
कोर्ट ऑर्डर से रविकांत का डीएनए सैंपल लिया गया। रविकांत ने बहाने बनाए, लेकिन सैंपल देना पड़ा। रिपोर्ट में पुष्टि हुई, आकृति के नाखूनों में मिला डीएनए रविकांत से मैच कर गया। अब पुलिस के पास अकाट्य सबूत था, रविकांत की गिरफ्तारी तय थी। पुलिस ने रविकांत को गिरफ्तार किया। फोरेंसिक रिपोर्ट और डीएनए सबूत देखकर वह टूट गया और गुनाह कबूल कर लिया। रविकांत ने माना उसने आकृति की रिसर्च चुराई थी प्रमोशन के लिए। जब आकृति ने धमकी दी तो डर के मारे उसने उसकी हत्या कर दी। उस रात रविकांत ने हॉस्टल में आकृति से मुलाकात की। छीना झपट्टी में फाइल फटी, आकृति ने उसे नोचा और रविकांत ने तकिए से उसका दम घोंट दिया। गुनाह के बाद रविकांत ने फाइल के सबूत वाले पन्ने फाड़ दिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि आकृति ने फाइल की स्कैन कॉपी क्लाउड पर अपलोड कर दी थी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से वह डिजिटल फाइल भी बरामद कर ली। अब केस पूरी तरह खुल चुका था। रविकांत की गिरफ्तारी और कबूलनामे के साथ केस सुलझ गया। कॉलेज और मीडिया में सनसनी फैल गई। एक टीचर जो गुरु कहलाता है वही कातिल निकला। रविकांत को बर्खास्त कर उम्र कैद की सजा मिली। इंसाफ हुआ, लेकिन इसकी कीमत आकृति ने अपनी जान देकर चुकाई। यह केस बताता है, कोई भी अपराधी कानून से नहीं बच सकता। फोरेंसिक और डिजिटल सबूतों ने सच सामने ला दिया। असली हीरो आकृति थी। उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, अपनी रिसर्च को बचाने के लिए जान की परवाह नहीं की। उसकी बहादुरी हमें सिखाती है, गलत के खिलाफ चुप न रहे, क्योंकि सच की लड़ाई में एक आवाज भी बहुत मायने रखती है।